स्टूडियो के इस लाइव शो चुनावी हलचल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। 10 मार्च यानी कल फैसले का दिन है। हम सबकी निगाहें 5 राज्यों में हुए चुनाव के नतीजों पर होंगी। आखिरकार जनता जनार्दन ने किसको अपना मैंडेट दिया, क्या फैसला किया, ये सब कल क्लियर हो जाएगा। हम जागरण पर लगातार कूच स्टूडियो से आपको सारी जो हलचल होगी, पूरे दिन भर के रुझान होंगे, ट्रेंड्स होंगे, ट्रेल्स होंगे, आप तक पहुंचाने का हमारा पूरा प्रयास होगा। हम उन्हें पहुंचाएंगे। सुबह 8 बजे से हम यहाँ स्टूडियो में मौजूद होंगे और हमारे साथ होंगे एस्टीम्ड पैनल ऑफ गेस्ट जो इन रुझानों को, जो रिजल्ट्स आएंगे उनको एनालाइज करने में, समझने में हमारी मदद करेंगे। और वापस आज की जो टॉपिक है उस पर आते हुए, जो है उत्तर प्रदेश और पंजाब के नतीजों का जो असर होगा, क्या असर होगा भारत की राजनीति पर, ये आज हमारा टॉपिक है। और हमेशा की तरह मेरा स्टूडियो में साथ दे रहे हैं प्रत्युष रंजन, जागरण न्यू मीडिया के एग्जीक्यूटिव एडिटर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद स्मृति। अच्छा प्रत्युष, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। 2 राज्यों की बात हो रही है। 403 विधानसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में और 117 सीटें हैं पंजाब की विधानसभा की। 2 बड़े राज्य इस बार के चुनाव में एक अहम भूमिका निभाते हुए जी। लेकिन मैं 2024 के चुनाव पर नहीं जाऊंगी, लोकसभा के, मैं ना बहुत पीछे जाऊंगी, मगर मैं 6 महीने में जो इम्पैक्ट हो सकता है, जो रिजल्ट्स हैं खासकर उत्तर प्रदेश और पंजाब के, उन पर मैं फोकस करना चाहूंगी और आपसे चाहूंगी कि आप हमें समझाइए कि 6 महीने के अंदर ऐसा हाल फिलहाल क्या इम्पैक्ट हो सकता है इन नतीजों का। जी स्मृति, उत्तर प्रदेश और पंजाब दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेट है जैसा आपने बताया, और चुनाव के नतीजे भी जो हैं उतने ही इम्पैक्टफुल होंगे भारतीय राजनीति पे आने वाले 2-3 सालों तक। क्योंकि मैं 2 साल 3 साल इसलिए बोल रहा हूँ कि तब तक वो 24 का चुनाव भी आएगा, वहाँ तक भी इम्पैक्ट जाएगा इसमें, क्योंकि 80 सीट्स हैं लोकसभा की, और जब उस पर मतदान होगा तो एक लोकल जो मूड होता है उसका भी रिफ्लेक्शन उसमें होता है। लेकिन अभी तात्कालिक मैं बात करूं तो तात्कालिक जो है इसका सबसे सीधा असर जो पड़ेगा और सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो बोल सकते हैं कि राज्यसभा में सीट जो सत्तारूढ़ जो एनडीए अलायंस है उसकी, बीजेपी की, और उसके थ्रू जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने हैं इस साल, लेटर दिस ईयर इलेक्शन होने हैं, हाँ जी, तो उसके ऊपर सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा। वो इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा उसका मैं थोड़ा अपने दर्शकों को डिटेल बता दूं कि जो यूपी में जो टोटल हमारे एमएलएज होते हैं, उनके एक एमएलए का जो उसमें वोट का उनका स्ट्रेंथ होता है वो 208 होता है आंकड़े के हिसाब से, क्योंकि प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो सिंगल प्रेफरेंशियल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू होता है। इसमें हर एक एमएलए का एक वोट काउंट का एक स्ट्रेंथ होती है। वो स्ट्रेंथ उस राज्य के पॉपुलेशन पर डिपेंड करती है। तो उस तरह से हम देखें तो यूपी में 208 पर एमएलए उनका वोट बनता है, जो नंबर ऑफ टोटल स्ट्रेंथ हुआ उनके एक वोट का। वैसे ही पंजाब में 116 है, उत्तराखंड में 64 है, गोवा में 20 और मणिपुर में 18। एक एमएलए के इतने वोट काउंट होते हैं अगर एक एमएलए वोट करता है, फेवर में करे या अगेंस्ट में करे। उस तरह से हम देखें तो 403 का अगर हम काउंट देखें यूपी में, तो टोटल निकल के आता है वो 83,824 जी। और ये एक बड़ा नंबर है इसलिए कि जो कंप्लीट जब आप प्रेसिडेंट के लिए वोटिंग करते हो उसमें आपका 543 लोकसभा की सीट्स, 233 आपके राज्यसभा की सीट, राज्यसभा में जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो वोट नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा जो जितनी असेंबली की सीट्स हैं अक्रॉस कंट्री, उसमें पॉपुलेशन के हिसाब से उनके नंबर्स, जैसे मैंने बताया कि 208 जो है यूपी का है। वैसे अगर नंबर देखें तो जो बीजेपी एनडीए के नंबर्स हैं, अभी अगर बात करें इस सिचुएशन में आके, तो वो करीबन जो है 1800 के आसपास आती है। अच्छा। 18,000 के आसपास आती हैं टोटल नंबर जो है। तो अभी जो है अगर टोटल वोट काउंट करें इंक्लूडिंग आपका लोकसभा, राज्यसभा और इसके अलावा डिफरेंट जो असेंबलीज है वहाँ पे बीजेपी की इतनी सीट्स हैं, तो वो अगर हम काउंट करें तो उसके हिसाब से 50% से जस्ट नीचे अभी बीजेपी एनडीए का काउंट है। कांग्रेस जो है वो नीचे है लेकिन एक मजबूत स्थिति में है। जो बीजेपी नॉन कांग्रेस पार्टीज हैं उनके नंबर्स थोड़े ज्यादा बेहतर हैं। तो अभी क्या होगा कि अगर आंकड़ों के उलट हम बात करें, अभी आंकड़े तो कुछ और ही कहानी कह रहे हैं कि योगी की सरकार वापस आ रही है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, इनकेस अगर हम बात करें दोनों सिनेरियोज को रखें, मुश्किल हो जाएगी। हाँ, अगर मुश्किल होती है उस केस में क्या होगा कि इनके एमएलएज की संख्या घटेगी, और जब एमएलएज की संख्या घटेगी तो फिर इसका असर होगा वहां के जो वोट वहां जा रहे हैं प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए। उस केस में जो अपोजिशन पार्टीज है वहां पे एक राजनीति हो सकती है, जैसे हमने देखा भी है कि कुछ अपोजिशन पार्टी ने नीतीश कुमार के नाम पे भी बात की कि प्रेसिडेंट में इनका भी नाम आगे किया जाए। अब नीतीश कुमार ऐसा नाम है जो बीजेपी अलायंस के साथ है।
और जब नीतीश का नाम आएगा तो फिर वो उसको कैसे मैनेज करेंगे, वो एक अलग लेवल की चीजें दिशा तय हो जाएगी कि किधर जाना है, क्या करना है। लेकिन बीजेपी चाहेगी कि वो एक कंफर्टेबल पोजीशन में रहे और नंबर्स उसके कंट्रोल में रहें। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि ये 403 में से मैक्सिमम सीट जितनी निकलती हैं उस नंबर को वो पकड़ करके रखें। मुझे लगता है ये आपने बहुत अच्छी तरीके से ये डिटेल, क्योंकि ये आंकड़े हैं, ये एक डेटा है जिनको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी होता है, समझना बहुत ज़रूरी होता है। और आम जनता के लिए ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का जिस तरीके से प्रत्युष ने समझाया, पूरा जो प्रोसीजर होता है वो क्या होता है, वो बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि यही आने वाले 6 महीने में बहुत कुछ आपको समझने की, समझाने की कोशिश करेगा कि देश की जो राजनीति है या देश का जो इलेक्टोरल कॉलेज, अगर मैं गलत नहीं हूँ, वो कैसे चुना जाता है, कैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, सब कुछ समझने में ये कोशिश हमारी मदद करता है। अच्छा प्रत्युष, क्योंकि जो 5 राज्य हैं जो चुनाव में इस बार जिन्होंने चुनाव में गए, ये 5 राज्य, उनमें से 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार, 1 राज्य में कांग्रेस की सरकार। तो अगर मैं बात करूँ एग्जिट पोल्स की, तो एग्जिट पोल्स के अगर हम नतीजों के हिसाब से चलें, उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक अगर मैं अगेन बात करूं, तो योगी सरकार को क्लियर मैंडेट मैक्सिमम एग्जिट पोल्स ने दिया है। ऐसे में अगर योगी सरकार आती है वापस, पूर्ण जो बहुमत के साथ आती है, क्योंकि बहुमत दी है सारे एग्जिट पोल्स ने, तो अगर वो आती है तो उनके लिए क्या चैलेंजेस होंगे, क्योंकि नया मैंडेट है, नई चुनौतियां होंगी, नई उम्मीदें होंगी, और वहीं पर अखिलेश यादव कि सपा के लिए क्या चुनौतियां खड़ी हो जाएंगी? बहुत खूबसूरत सवाल है स्मृति, और बहुत चर्चाएं इस पे होने वाली हैं आने वाले समय में। फिलहाल आंकड़ों के ऊपर हम बात कर रहे हैं, और जैसे कि सारी एजेंसीज ने एक तरफा योगी गवर्नमेंट को वापस यूपी में दिखाया है कि वापस कर रही है, मोदी और योगी की जो जोड़ी रही है उसका कमाल होता दिखा रहे हैं, तो इसका असर ये होगा योगी आदित्यनाथ के खुद के लिए और उनकी पार्टी के लिए कि वापस मैंडेट मिलना एक ऐतिहासिक घटना होगी यूपी के अंदर, जो हम इसके पहले कल भी बात कर रहे थे और पहले भी हमने बात किया है। ये 30 सालों के बाद ऐसा है, पहली बार हो रहा है, और इस तरह से मैंडेट लेके वापस आना बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब कि आप देखें कि जैसा एक्सपर्ट्स बताते हैं कि जातिगत हो रहा है, धर्म के आधार पे है, बहुत सारी चीजें लोगों ने बात की। ये वोटिंग अगर ऐसा आंकड़ा जैसा है वैसा ही अगर नतीजे निकल के आते हैं, इसका मतलब कि आपको लोगों ने क्रॉस कास्ट लाइन, रिलीजियस लाइन आपको हटके वोट किया है। ये वोटिंग एक अलग बात होती है, वोटिंग हो गया, आपकी सरकार बन गई, अब वोटिंग किसने किया नहीं किया वो बात वहीं होती है खत्म, क्योंकि वहां से आप कहानी शुरू होती है कि अब आप इस देश के इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, राज्य के मुख्यमंत्री वापस बन चुके हैं, सरकार आपकी है, और अगले 5 साल आपको पूरे राज्य के बारे में बात करना है। राज्य के हर वर्ग, हर जाति, हर संप्रदाय, हर पेशे के लोगों को आपको साथ लेके चलना, जिसकी बात हमेशा करते भी रहे हैं योगी आदित्यनाथ अपने कई सारे भाषण में। तो बड़ी समस्या तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ चैलेंज मैं बोलूंगा, चैलेंज भी है और उनके लिए अपॉर्चुनिटी भी है कि अगर जिस तरह के चैलेंज उन्होंने 5 साल में लिए और 5 साल में चैलेंजेस को लेके वो आगे बढ़े, जिसका नतीजा निकल रहा है कि आज सारी एजेंसीज उनको जीतता हुआ दिखा रही हैं। अगर वो जीत जाते हैं, वापस आते हैं, तो इसको एक अपॉर्चुनिटी मान के चले अगले 5 सालों के लिए, जो कार्य उनके हिसाब से रह गए या जो कंप्लीट नहीं हो पाए, जो इनकम्प्लीट स्टेज में है, जनता ने जो वोट दिया है वो सारे इनकम्प्लीट टास्क को पूरा करने के लिए दिया है कि जो भी आपके पेंडिंग टास्क हैं, इनकम्प्लीट टास्क हैं, या फिर आपको जिस पे काम करना है वहां तक पहुंचे। और सबसे जरूरी जो आज के डेट पे मैं देखूंगा 2-3 इनफैक्ट बहुत बड़े मुद्दे हैं जिसपे सरकार को निश्चित रूप से काम करना चाहिए। सबसे पहला है बेरोजगारी का मुद्दा, क्योंकि कोविड के बाद पूरा देश परेशान हुआ है, यूपी खासकर परेशान हुआ है। हम बोले रेवेन्यू वाइज बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर फिर भी चलता रहा, जिसकी बेसिस पे इंडिया की जीडीपी चलती रही, लेकिन बाकी जो छोटे दुकानदार, किराना दुकानदार, छोटे व्यवसायी, ये सब लोग काफी परेशान हुए। तो इनको एक बहुत सॉलिड सपोर्ट की जरूरत है। छोटे दुकानदार को हम बोलते हैं ना कि जो छोटे छोटे व्यवसायी हैं उसको आप पकड़ के रखेंगे तो वो आपके इकोनॉमी की रीढ़ बनते हैं, तो वो बहुत जरूरी है उनको लेना। उसके साथ साथ युवाओं को रोजगार की बात, अगर आपके बहुत अच्छा काम किया है योगी सरकार ने, जितने भी नौकरियां निकली हैं उस पे भर्तियों में कहीं कोई करप्शन की बात बहुत नहीं आई है, इक्का दुक्का कहीं पे चीटिंग या कुछ पेपर लीक के मामले हुए हैं, तो बहुत ही तेज तरीके से बहुत ही इंपैक्टफुल डिसीजंस लिए हैं, पनिश किया है लोगों को, लोगों के घरों की कुर्की जब्ती हुई है। लॉ एंड ऑर्डर भी जहां तक अगला उसी पे था मैं आ रहा था, लॉ एंड ऑर्डर, सुरक्षा,
घर से बाहर बच्चे निकले, महिलाएं निकले या पुरुष भी निकले, तो वो एक सुरक्षित वातावरण में रह के सुरक्षित तरीके से घर वापस आए, चाहे वो जितने बजे आ रहे हो, उसका मैटर नहीं करता। तो ये एक पूरा कंप्लीट सुरक्षित इन्वायरमेंट देने की जरूरत है। ये 3-4 चीजों पे काम करें। महंगाई पे है, बेरोजगारी पे है, आप छोटे व्यवसाय को सपोर्ट करें, लॉ एंड ऑर्डर पे बात करें। ये 4 चीज करेंगे तो आपकी इकोनॉमी अपने आप रास्ते पे चलेगी, क्योंकि इन्हीं 4 चीजों में जो लोग इन्वॉल्व हैं, अगर आपसे सरकार से खुश हैं और उनको सपोर्ट मिल रहा है, तो वो आपको निश्चित रूप से अपनी तरफ से भी सपोर्ट करेंगे। अच्छा, एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है प्रत्युष, इस बार कांग्रेस का जो चेहरा बनकर जगह जगह रैली की, कैंपेनिंग की, लोगों से जुड़ने का प्रयास किया, महिलाओं को लेकर के अपने घोषणा पत्र में भी एक बड़े स्तर पर, खासकर यूपी में प्रियंका वाड्रा ने काफ़ी कुछ बोला, प्रॉमिसेस किए, वादे किए, अपनी जो पार्टी है उसके कई दावे भी पेश किए लोगों के सामने। लेकिन अगर मैं पंजाब की बात करूं, तो पंजाब में अगर हम एग्जिट पोल्स की माने, तो फिर वही बात है कि एग्जिट पोल्स की माने जहां पे आम आदमी पार्टी को मैक्सिमम एग्जिट पोल्स ने सरकार बनवा दी है, तो उस सिचुएशन में कांग्रेस के लिए क्या चुनौतियां होंगी? स्मृति, कांग्रेस की चुनौती की हम बात करेंगे। एक बार मैं अखिलेश की भी बात कर लूं, जो हाँ, पिछले क्वेश्चन में रह गया। ये इंपॉर्टेंट है। अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी पार्टी के सामने, अगर वो आंकड़े के हिसाब से उनकी पार्टी की सरकार नहीं बनती है, अगर ऐसा होता है कल, तो उसके बाद जो उनके सामने चैलेंजेस है वो ज्यादा बड़े हैं, क्योंकि उन्होंने कंप्लीट अपनी पार्टी पे अपना प्रभुत्व बना के रखा और वो दिखा पिछले 5 सालों में। प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, जो मुझे अपने अनुमान के हिसाब से लगता है, जो मैं पढ़ता हूँ, जो देखता हूँ, 2017 से मुझे लगता है, जब 2017 में जिस तरह की उनको हार का सामना करना पड़ा था, उसके बाद से जो उन्होंने लेसन्स जो हैं, जो सबक हैं, वो सीख करके जिस तरीके की कैंपेनिंग भी की थी जोर शोर से, मुझे लगता है वक्त से पहले उन्होंने जन जुड़ाव शुरू कर दिया था करना, तो मुझे लगता है बहुत परिपक्वता के साथ वो उतरे थे, तैयारी के साथ उतरे थे। हाँ, आगे जाकर के उनका डिस्ट्रैक्शन हो गया था, भटक गए थे रैली को संबोधन करते करते। स्मृति, जरूरी ये है समझना कि उन्होंने एक लेसन सीखा, बड़े दल से अलायंस करके फायदा नहीं मिला। दल भी उन्होंने वो सिलेक्ट किया जिसकी अपनी आधारभूत संरचना जो है कमजोर हो रही थी। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बेसिस पे आप किसी से फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करेगा, आप इसका एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते कि किसका इतिहास बहुत बढ़िया है तो आगे भी अच्छा करेगा। राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जहां आपको हर दिन आपको परफॉर्मेंस दिखानी पड़ती है, हर दिन आपको एक वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स, पॉजिटिव व्यू लेकर चलना पड़ता है। कांग्रेस इस मामले में यूपी में कमजोर पड़ती जा रही है, लगातार पड़ती जा रही है। अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ आके अपना एक लेसन सीख लिया। इस इलेक्शन में अगर ये आंकड़े सही होते हैं तो मेरी बात ये बिल्कुल सही तब साबित हो जाएगी, अगर नहीं होते तो मैं शायद गलत हो जाऊंगा, लेकिन अब मेरा अनुमान है तो मुझे बोलना चाहिए कि इस इलेक्शन में जो छोटी पार्टीज के साथ इन्होंने समझौता किए, वो बेसिकली वो कास्ट इक्वेशन को बेस में रखकर था। आप अखिलेश यादव का नाम ले, आप समाजवादी पार्टी का नाम ले, तो आपके दिमाग में एक ही इक्वेशन आता है, MY। तो एक पार्टी का चेहरा जो आप सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप अपने बेस में सिर्फ MY को ही रखेंगे और साथ में आप कोशिश कर रहे हैं कि आपको OBC के वोट भी मिले, नन जाट और दलित के वोट भी मिले, वो आपको मिले, आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके सेंटर में क्या है, आप किसी से बात करें तो अखिलेश मतलब MY आता है। तो आप जब अपने आधार में ही MY लेके चलेंगे तो फिर आपको लोग, बाकी लोग वोट क्यों करेंगे? और दूसरी चीज एक है कि आप दूसरों पे हमला करें तो उसकी नीतियों को लेके हमला करें, उसका अल्टरनेटिव बने, उनके रनिंग प्रोग्राम के अगेंस्ट में अपना एक रनिंग प्रोग्राम खड़ा करें। आपको याद होगा स्मृति, जब प्रधानमंत्री मोदी 14 के चुनाव के पहले लोकसभा में जब लगातार कैंपेनिंग रैलीज कर रहे थे, कई इवेंट्स अटेंड करते थे, तो वहां हमेशा वो मनमोहन सिंह गवर्नमेंट की चल रही पॉलिसीज के अगेंस्ट में अपना एक अल्टरनेटिव देते थे। हर जगह पे उनका एक आता था, कुछ ना कुछ आता था, तो वो लोगों को अच्छा लगता था कि हम लगातार पर्सनली हमले ना करके हम पॉलिसीज पे हमले कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट में अपना हम विजन भी दिखा रहे हैं। और तो जनता को समझ में भी आ रहा था ये विजन, तभी 2014 में इतना भारी बहुमत से बीजेपी को, तो अखिलेश को ये सीखना पड़ेगा अगर ये आंकड़े सही होते हैं। और मैं फटाफट आपका रिएक्शन ये प्रियंका गांधी के ऊपर जो मैंने पूछा था। प्रियंका गांधी का चेहरा कांग्रेस लेके आई, पंजाब में, यूपी में, हर जगह पे, यूपी में तो खासकर उनका चेहरा बना, क्योंकि चेहरा कैसे बना आप देखें, किस पार्टी ने कितनी मेहनत की। आदित्यनाथ ने टोटल 200 से ऊपर रैलीज की पूरे यूपी में, 200 से ऊपर रैलीज की। रैलीज में सेकंड पोजीशन जो है वो प्रियंका गांधी का ही था, उन्होंने 147 रैलीज की थी। उसके उलट आप देखें तो राहुल गांधी की रैली सिर्फ 3 थी। मोदी जी की रैली जो हुई वो टोटल जो है 24 रैलीज थी, हालांकि उनकी प्लान 12 थी लेकिन वो 24 हो गई। आप देखें रैलीज तो उन्होंने की है, हर जगह पहुंचे हैं, लेकिन अगेन वही बात है, आप भीड़ तो इकट्ठा कर लेंगे लेकिन आपको लोग वोट क्यों करेंगे?
आप अल्टरनेट सिर्फ पर्सनल अटैक करके नहीं पैदा कर सकते। आपको वो धरातल पे उतारना पड़ेगा कि हाँ, और वो सबसे पहले स्ट्रक्चर पे काम करना पड़ेगा। आपको वैसे फेसेस तैयार करने पड़ेंगे, सेकंड लेवल ऑफ लीडरशिप, थर्ड लेवल ऑफ लीडरशिप आपको क्रिएट करना पड़ेगा, तब जाके वो जनता का कॉन्फिडेंस आप जीत सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात बताई कि आपको धरातल पे लोगों से जुड़ना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि लोग क्या चाहते हैं, लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है, इश्यूज़ क्या हैं, मुद्दे कहाँ हैं। पॉलिसीज़ की बात करें, अटैकिंग, बिल्कुल बहुत अच्छी बात प्रत्युष ने बोली कि जब आप अटैकिंग वाले फ्रंट पे आ जाते हैं तब इतना कुछ कर दिखाने का आपका स्कोप रह नहीं जाता। अच्छा, बहुत अच्छा एक और इंटरेस्टिंग सेगमेंट हमारे शो का एक और है जहां पर हम लेटेस्ट ट्रेंडिंग कूज दिखाते हैं। सबसे पहले दिखाते हैं कि पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी से क्या कुछ नया रहा आज। पहला जो ये पोस्ट है डॉक्टर राजेश्वर सिंह का है। मैंने हर भाषण में कहा था सपा पर्याय है गुंडाराज, माफियाराज की, अपराधियों की हुकूमत की, घोर परिवारवाद की, भ्रष्टाचार में डूबी नेतागिरी की और तालिबानी विचारधारा की। आज मतदान पूरा होने के बाद सपा मुक्त उत्तर प्रदेश के लिए की ओर बढ़ रहा है हमारा प्रदेश। यही है जनता की आकांक्षा। क्विक रिएक्शन फ्रॉम यू। जो हम बात कर रहे थे स्मृति, वो उसी का ही एक रिफ्लेक्शन है ये कि आपको इन सारे जो परसेप्शन बने हैं आपकी पार्टी के लिए, इससे बाहर निकलना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। और सबसे जरूरी है आपको अपने नेताओं के वर्बल जो बयान आते हैं ना, उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात, ये बहुत जरूरी है कि बिना सोचे समझे जो आपकी पार्टी से जो भी रिएक्शन, जो परसेप्शन बना है, इससे आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा। और इसमें मेहनत लगेगी, इसमें मेहनत लगेगी, रातों रात करवान कर गुजरने वाला काम है नहीं। अगले एक एग्जांपल मैं स्मृति देता हूँ, जल्दी से मैं देता हूँ दर्शकों के लिए। एग्जांपल क्या है कि आप देखेंगे कि वैलेंटाइन डे के आसपास 2-4-5 साल पहले तक काफी हंगामा होता था, काफी कुछ होता था। ये वैलेंटाइन डे भी गया है 14 फरवरी को, आपने यूपी में कोई हंगामा नहीं सुना होगा। ये अंतर है कि अपनी ही पार्टी के बीजेपी, हालांकि काफी राइट विंगर्स उसमें होते थे, लेकिन इन्होंने उनको भी कंट्रोल कर लिया। हंगामा नहीं, आपने कहीं सुना नहीं, देखा नहीं। ये आप याद करें 4-5 साल पहले, 6 साल पहले, उस दिन सुबह से शाम तक ऐसी घटनाएं सुनने मिलती थी कि कहीं कोई घुस गया, किसी को मार दिया, ऐसे होते थे। अब नहीं होते। ये परसेप्शन चेंज ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है। मेहनत करनी पड़ेगी, जमीनी तौर पर आपको कुछ कर दिखाना होगा। दूसरे हम पोस्ट पे जाते हैं। ये कू है, ये पोस्ट है बिहार कांग्रेस का। देश में दो विचारधाराएं लड़ रही हैं, एक तरफ मनरेगा तो दूसरी तरफ नोटबंदी। एक तरफ कमजोरों की रक्षा के लिए बनाई गई नीतियां तो दूसरी तरफ नष्ट कर देने के लिए बनाई गई नीतियां। नीतियों की बात कर रहे हैं। नीतियां, ये कौन सी नीतियों की बात कर रहे हैं? मनरेगा के ऊपर अभी तक उठ करके मुझे लगता है कांग्रेस सोच नहीं पा रही है कि क्या कुछ और नया किया। मनरेगा को प्रधानमंत्री मोदी ने बिल्कुल अलग तरीके से यूज कर लिया है अपनी पॉलिसीज में, और बात ये पॉलिसीज की कर रहे हैं, लेकिन पॉलिसीज की बात करते करते इनको लोगों को कन्विंस करने के लिए इसके आगे भी बढ़ना पड़ेगा। आपने हमला तो कर दिया, हमला करने के बाद लोगों को कन्विंस करें, वो कन्विंस करने वाली चीजें जो है वो मिसिंग है, वो आ जाए तो फिर इसके आगे बात लोगों को बहुत क्लियरली समझ में भी आए। जी, संपर्क की जरूरत है। अच्छा, अब हमारे एक और ये जो सेगमेंट में एक और इंटरेस्टिंग हमारा एक होता है कि हम कॉमनर्स, आम जनता के पोस्ट भी दिखाते हैं। जीत हैं कह रहे हैं। एग्जिट पोल में पंजाब में आम आदमी पार्टी का आना ये दर्शाता है कि पंजाब के लोग देश की दोनों बड़ी पार्टियों को आजमा कर अब निराश हो चुके हैं। ये राजनीति के वैकल्पिक युग की शुरुआत है। ये बहुत अच्छी बात कही। आम जनता से ये रिएक्शन आ रहे हैं। अगर वो कह रहे हैं कि दोनों बड़ी पार्टियों को चूज करके देख लिया, आजमा लिया, खुश नहीं है, अब आम आदमी पार्टी की एंट्री कुछ और ही दिखा रहा है। जी, ऐसा बहुत स्टेट में हमने देखा भी है, और लेटेस्ट हमने दिल्ली में देखा है। साउथ के कई स्टेट में ऐसा हुआ है कि दो बड़ी पार्टी हटी तो तीसरी कोई पार्टी आई, उसकी सरकार बनी। हमने आंध्रा में, तेलंगाना में भी देखा है। तो ये निश्चित रूप से होता है, ये एक सतत प्रक्रिया है स्मृति, ये चलता ही रहेगा। ये देश बहुत बड़ा है, यहाँ का लोकतंत्र बहुत मजबूत है, और चीजें स्मूथ चलती है, लोगों की नजर रहती है, पॉलिटिकली अवेयर है लोग। अगर आप नहीं उनके आकांक्षाओं पे खरे उतर पा रहे हैं तो वो जनता आपको निकाल बाहर करेगी, किसी और को लेके आएगी। जैसे कि मुझे लगता है कि हम इवॉल्व होते हैं, देश इवॉल्व होता है, और जिस तरीके से चीज़ें इवॉल्व होती हैं उस तरीके से राजनीति भी इवॉल्व होती रहती है, पॉलिटिकल पार्टीज भी इवॉल्व होती हैं। अच्छा, अब चलते हैं अगले कू की ओर। इस कू में ये बोल रहे हैं नई पार्टियां हो सकता है इस विधानसभा चुनावों में कोई बड़ा कमाल ना दिखाएं, लेकिन 2024 में ये जरूर कुछ नए राजनीतिक समीकरण बनाने में सहयोगी होंगी। जी बिल्कुल, नई पार्टियां बिल्कुल बननी चाहिए। जैसे हमने पहले भी बात की थी कि नए पार्टीज बननी चाहिए। ये लोकतंत्र को चलाने के लिए जरूरी है, पहिए हैं, व्हील्स ऑफ डेमोक्रेसी हैं, और यही खूबसूरती है हमारे देश की। जी बिल्कुल, और नई पार्टीज आएंगी, लोगों की आकांक्षाएं पूरी करेंगी, उनके एक्सपेक्टेशन पे खड़े उतरेंगी, तो बड़ी बनती जाएंगी। जी जी, समझेंगी लोगों को, जनता से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगी, मुद्दे समझेंगी,
और फिर उन पर खरा उतरने का प्रयास, एवोल्यूशन जिसे हम कहते हैं कि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। अगले कू पर जाते हैं, ये कू है संजीत का। ये कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में अगर एग्जिट पोल सही होते हैं तो इससे साफ हो जाएगा कि भले ही कोविड में थोड़ी बदनामी हुई हो, लेकिन योगी सरकार अभी भी उत्तर प्रदेश के लिए उपयोगी है। क्विक रिएक्शन, कोविड के टाइम पे किस तरह हैंडल किया योगी सरकार ने, क्या सक्षम तरीका था, क्योंकि जनता के रिएक्शन आ रहे हैं। बहुत क्विक रिएक्शन आपसे चाहूंगा। काफी बड़ा पैंडेमिक, बहुत मैं बोल तो डिजास्टर था वो, बहुत विभत्स था, काफी लोगों की जानें गई, बहुत लोगों ने अपने नजदीक के लोगों को खोया। हम सब के घर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसमें इंसिडेंट्स हुए थे, बहुत खतरनाक था। लेकिन मैं बोलूंगा कि जब इतनी बड़ी विपत्ति आती है तो उस तक विपत्ति के लिए कोई आमतौर पर तैयार रहता नहीं है। अगर विपत्ति आ गई तो आपका सबसे जरूरत है कि आपने उस पर रिस्पॉन्स कैसे किया, आपका रिस्पॉन्स टाइम क्या था, आपने क्विक रिएक्शंस लिए कि नहीं लिए, उसके स्टेप्स आपने लिए कि नहीं लिए कि तुरंत उसको कंट्रोल करें। तो मेरा मानना है कि बड़ा स्टेट है, बड़ी विपत्ति थी, इसका इम्पैक्ट भी बढ़ा गया। हमने देखा कि कई जगह पे ऑक्सीजन की कई सारी कमी दिखी थी, काफी कुछ हुआ था। हमारे ही देश में नहीं, मुझे तो अंतर्राष्ट्रीय जी लेवल पे बिल्कुल भी हर इसका जगह पे हुआ इम्पैक्ट था बहुत बड़ा था। जी, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि जिस तरह से रिस्पॉन्स टाइम और रिस्पांस के स्टेप्स योगी सरकार ने लिए थे और जिस तरह से चीज़ों को कंट्रोल किया, अलग अलग पॉकेट में बांट के कि अगर कहीं ज़्यादा केस है तो वहाँ पे ज़्यादा स्टेप्स लिए, कहीं कम केस है तो उसको फिर बाउंड्री उसके अलग तैयार की। तो ये सारी चीज़ें जो करके सरकार ने बिल्कुल, अब देखें अभी के जो तीसरी वेव की जो बात थी, ऐसे जो वक्त होते हैं ना, वो सरकार की एफिशिएंसी दिखाने में बहुत सहयोगी होते हैं कि कोई भी सरकार हो, कोई भी किसी भी पार्टी की सरकार हो, कितनी एफिशिएंट है, क्या विजन है, क्या माइंडसेट है। अच्छा, आज दिन भर में जो कुछ भी बड़ा रहा न्यूज फ्रंट पे, उस पर भी नजर डालते हैं कि जो टॉप की हेडलाइंस हैं वो क्या रही आज पूरे दिन में। सबसे पहली हेडलाइन है, उधमपुर में विस्फोट, 1 की मौत 14 घायल, सेना पुलिस के अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे। अगला है, रशिया यूक्रेन वॉर से यूक्रेन के सूमी शहर पर रूस की एयर स्ट्राइक, 3 बच्चों समेत 22 लोगों की मौत। यूपी इलेक्शन के रिजल्ट पर अगला हमारी हेडलाइन है, अखिलेश यादव की हॉट सीट पर रहेगी सभी की नजरें, नतीजे के लिए करना होगा इंतजार, पहले बाजी मारेगी किशनी जो सीट है उस पर सबसे पहले रिजल्ट्स आएंगे, तो उस पर हमारी निगाहें होंगी। फिलहाल आज के शो में इतना ही। कल सुबह से जैसा मैंने आपको बताया, हम 8 बजे से हमारी पूरी टीम यहां स्टूडियो में मौजूद होगी और लगातार कवरेज जो होंगे रिजल्ट्स के आप तक पहुंचाने का हमारा प्रयास होगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।